आ जाइए सर। एक सेकंड, बड़े बड़े रूप बॉस, मैं 100% कैमरे के सामने बोलता, इनके जैसा आदमी औरंगाबाद शहर में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। अगर कोई मुसलमान अपने धार्मिक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्जत पे छींटे उछालेगा, देखना पसंद नहीं करता, ये तो उसके घर को जाएगा, मिठाई भी खाएगा, गले भी मिलेगा, चिटकगा भी। बड़ा जान दीजिए नैतिकता के बारे में आप मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता। अभी इंतखाबात जब आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा ना। आप जो है तो कांग्रेस पार्टी से इससे लड़ रहे हैं और आपके जो है तो प्रकाश अंबेडकर साहब से भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, आप उनकी इज्जत करते हैं, तो क्या वो आपका सपोर्ट करेंगे? देखिए वहाँ से अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं। अभी तो भैंस पानी में है। अभी कांग्रेस पार्टी का अगवा अपने को अपनी एंट्री भी नहीं दी, अपने पार्टी की एक रिजर्वेशन दिया है, इसलिए दिया है कि उस पार्टी में एंट्री करने का है। उसके बाद वहाँ की जो हाई कमांड है या महाराष्ट्र की जो हाई कमांड है वो अपने टिकट का तय करेंगे। जब उम्मीदवार बनेंगे तो भी प्रकाश भाई के पास जाके अपन मदद की बात करेंगे। इससे आपका जो सवाल है ना वो जवाब आएगा इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया ना कि देवेंद्र फडणवीस के फोन के ऊपर सब हो रहा है, ये नांदेड़ में जो इम्तियाज भाई आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं वो भी देवेंद्र फडणवीस? क्या बेकार बात कर, अरे ये फेंकम फाटका मास्टर है जी, तुम क्या है, तुम ये कागज का शेयर है, ये ढीला ढाला है, ये कुछ काम का नहीं है। 22% मुसलमान है पार्लियामेंट कांस्टिट्यूंसी में। देखो हकीकत ये है कि ये देश में राजनीति समाजों के समीकरण पे चलती है। 22% पे तुम अखाड़ा बनना चाह रहे, 13%, 14% जो वंचित था उसको हटा दिए और फिर बोलते एक मुस्लिम एमपी को ऐसा हो गया। यानी मुसलमानों में सिर्फ एक ही एमपी मुसलमान का है, बाकी जो मुसलमान के लीडर है वो मुसलमान है कि नहीं, उसमें क्वेश्चन मार्क। नांदेड़ का जो तुम बात कर रहे हैं ना वो डराने के वास्ते है। मुझे तो यहाँ तक रिपोर्ट मिली है वो डरा इस बात से जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में प्रेशर आया जाए कि रफाल खातिर को पार्टी में ना लिया जाए। इन्होंने अभी इलेक्शन लड़ने का घोषणा किया है, जिससे मतदार अरे वो सिर्फ बस समझ, वो अगर पूर्व से लड़ते तो आप भी पूर्व से लड़ते तो आप मेरी तो इच्छा है आजा बेटे सामने दूध का पानी करूंगा मैं। सर एक सवाल का, हाँ सुनो, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि इम्तियाज जलील साहब आ जाइए पद को हमारे मशक़े। वो असल में खामोश इस बात से बैठे कि कौन सी कंस्टिट्यूंसी सेफ है। एमआईएम का कोई चुनकिया होगा नक्को भाग में जाओ, इसको आमदार बनने का है बस। डॉक्टर साहेब जर काँग्रेस तिकीट देत नाही तर तुमची पुढची रणनीती मी काय नंतर आहे? सांगेन. ऐका. नाही हा प्रश्न असा आहे, ऐका ना. हा पॉलिसी प्रश्न पूर्ण होऊ द्या. जर काँग्रेसने तिकीट नाही दिलं तर पुढची रणनीती काय असणार? कारण की तुम्ही जर अपक्ष किंवा दुसऱ्या पक्षाकडून जरी लढला तर सरळ भाजपला मदत होते आणि तुम्ही भाजपवर आता आरोप करताय. देखो बात ये है, इंतखाब करना हुए तो हमने तय किया है। अभी हम कांग्रेस के पास इस उम्मीद से है और बातचीत हो रही है कि हमको टिकट दिया जाएगा। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि इलेक्शन जीतने के वास्ते करने का है, किसको जिताने के वास्ते नहीं करने का है। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ये इलेक्शन जीतने के लिए लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। इशारे केले गेलेले आणि त्याच्यातून काय काय झाले आतापर्यंत? देखो जिस हल्के असेंबली से मैं इलेक्शन कंटेस्ट करता हूँ वहाँ देवेंद्र फडणवीस का चहेता अतुल साहब इलेक्शन लड़ना है। अभी 2019 में
युति जो टूटी, मेरा मानना है कि देवेंद्र फडणवीस साहब की मदद करने की युति टूटी। अभी एक छोटी सी मिसाल देता हूं मैं तुमको। अभी 2019 में अतुल सावे वंचित से युति होने के बाद बहुत परेशान था, तो हमारे जो असेंबली कंस्टिट्यूंसी की जो ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी थी, इलेक्शन से 1-1.5 महीना पहले इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र अध्यक्ष बनने के बाद डिसॉल्व कर दिया। ऐसी क्या अड़चन थी इम्तियाज जलील को डिसॉल्व करने की? सियासत हमको भी समझती ना भाई। अब पूरे महाराष्ट्र में समाजवादी की युति होती और महाराष्ट्र में होने के बाद औरंगाबाद में करीम कुरैशी उम्मीदवार बन के आता, और उसके आगे पूरे कॉर्पोरेटर्स को भी उन्होंने मेरे खिलाफ बल लगाया। वो बेचारों का बहुत हक मांगा सो है उसने, 92 के इलेक्शन में पैसे लिया, पैसे दिया नहीं उनको, बड़ा बहुत सारी बातें हैं, मगर ये चीज़ें तो अपने सामने है ना, घटनाक्रम। और उसके आगे सुनो ना मेरी बात, अभी बात कंप्लीट तो दो। अब एक ही आदमी सब सवाल करेगा तो मुश्किल हो जाएगा ना, मैं जवाब तो दे दो मुझे। अभी देखो ना, मशरक़ी हल्के असेंबली में पार्लियामेंट में 89,000 वोट MIM को मिले। अब हमको टिकट नहीं देने का मतलब असद साहब को इस बात पे तैयार करने का गफ्फार कादरी को मशरक़ी हल्के से टिकट ना दिया जाए। क्या वजह है भाई? वजह सिर्फ इतनी है कि एक सक्षम ताकतवर उम्मीदवार या तो ना आए, या तो उनकी खुद की नीयत थी कि मैं वहाँ आ जाऊँ। अभी तो मेरा मानना यह है कि MIM, ये तो उनका डिसीजन है, एक कमज़ोर कैंडिडेट देना चाहती है ताकि कहीं ना कहीं अतुल सावे की मदद हो। अभी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। चांदीवली में आरिफ नसीम खान के खिलाफ इमरान कुरैशी को खड़े करे, 800 वोट गया, आरिफ नसीम खान 399 वोट से हारा। अभी कामठी में जो बावनपुरे साहब की कंस्टिट्यूंसी 2019 में आएगा, शकीबुर रहमान बैठा था मैं यहाँ, नया वो कामठी में रहता है, आएगा वो प्रेस में भी आके कहेगा। इम्तियाज जलील ने ज़बरदस्ती टिकट दिया ताकि कामठी की सीट, मेरा आपके माध्यम से कहना है, ये अपने आप को शाहगंज का टावर बहादुर बोलता ना इतना, अगर तेरे में दम है जा फडणवीस के खिलाफ साउथ वेस्ट नागपुर से चुनाव है, नांदेड़ चुनाव की क्या बात करेगा? लगा हमारे मोहतरम इम्तियाज जलील साहब कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस की हिमायत का काम कर रहे हैं। मैंने तो इससे पहले भी कहा था कि हम में से किसी का फ़ोन तो उठाते नहीं, मदद तो करते नहीं, उनकी मदद करते हैं। बड़ा बहुत इंस्टेंसेस है भाई। भाई हमारी कोशिश चल रही, इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर कांग्रेस से टिकट नहीं मिलता तो क्या करेंगे? इलेक्शन तो वहीं से करेंगे। आपने बोला कि दानवे के इलेक्शन में पैसे दिए गए, कितने पैसे मिले? नहीं सुनो, कितने पैसे बांटे नहीं? सुनो, ये दानवे साहब का, अंबादास दानवे का जब विधान परिषद का चुनाव था ना, तो मेरे पास कुछ कारपोरेटर्स पहुंचे थे। उनकी शिकायत ये थी, ये पट्टे ने होलसेल में सौदा करके रख दिया। हाँ सुनो ना, मुझे एक्सैक्ट फिगर नहीं मालूम। और वो जो कारपोरेटर्स की तड़तड़ाहट थी, उनकी जो परेशानी थी कि उनको उनका हिस्सा नहीं मिला। भाई इस शहर में आप रहते हैं ना, अंबर के जो कुलकर्णी साहब, उन्होंने भी चुनाव लगा था, उनका भी पैसा होलसेल में जमा किया। एक काम है, पैसा जमा करने में हमारा इम्तियाज जलील सबसे आगे है। अब आप पत्रकार हो गए, आपको थोड़ा दुख होता होगा, बड़ा ये सब बातें थी। समझ में ये आता है कि इन तमाम बातों के साथ साथ वो हमको और ख़ासतौर पे पार्टी के उन लीडरों को टारगेट कर रहे हैं जो कभी सियासी खत्म से आगे जा सकते। नाही सुनो, आप कहा MIM ला भाजपाची बी टीम म्हटलं जातं, हे खरं आहे का? MIM भाजपाची बी टीम आहे की इम्तियाज जलील भाजपाची बी टीम?
इम्तियाज जलील रिस्पॉन्सिबल है, इम्तियाज जलील मैन्युपुलेटर है, इम्तियाज जलील कॉन्स्पिरेटर है, इम्तियाज जलील चीटर है। अभी तो आन दो स्टेज, अभी चुनाव तो हो दो शुरू, अभी भी सिवाय सेटिंग के कोई काम ही नहीं है भाई। अभी ये भाई की बात सुन रहा हूँ पहले। एक अजून एक प्रश्न आहे, तुम्हाला तिकीट दिलं नाही म्हणून तुम्ही असं बोलताय, ठीक आहे. तुम्हाला तिकीट मिळालं असतं तर तुमची हीच भाषा असली असती. ऐकून घ्या, टिकट एक सेकंडरी विषय है। आदमी का आत्मसम्मान, क्या बोलते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट, उर्दू में कहते हैं इज्जत रस्म होता है। मेरा बेटा मेरे बाजू बैठा है, कभी पॉलिटिक्स में मैं आता नहीं, वो इम्तियाज जलील का अपना स्टाइल है बेटे भाई को आने का। मेरा दामाद मेरे बाजू बैठा है, डॉक्टर उमर खादरी है, जो प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है। इनको भी इम्तियाज जलील ने अपने कारपोरेटर से तकलीफ दी थी। मेरा बेटा पॉलिटिक्स में आना भी नहीं चाहता, पॉलिटिक्स में है भी नहीं। उसने मुझसे कहा, अब्बा जी इतनी जिल्लत और बेइज्जती बर्दाश्त करने के बाद भी आप उस पार्टी में रहते थे। अगर असदुल नबी साहब हमारी बात सुन के रहते और हमारे जो ग्रीवेंसेस है उसको एड्रेस करते तो शायद ये नौबत नहीं आती। आपके पास जो सवाल है कि टिकट नहीं मिला इसलिए एमआईएम के खिलाफ गए, देखिए मैंने एमआईएम का फॉर्म भी नहीं भरा, मैंने टिकट की मांगनी भी नहीं की। मेरा असल विश्वास ये है कि जब महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट को आप 5 मिनट वक्त नहीं देते तो जो पद अधिकारी जिनको मैंने नॉमिनेट किया है उनकी हालत क्या होगी। अगर सबकी किस्मतों का फैसला इम्तियाज जलील कर रहा है तो जो मेहनती, वफादार, ईमानदार लोग पार्टी में आए हैं उनका क्या होगा। मैंने कई लोगों को जोड़ा, मैंने उनको साथ में लेके आया। अब इनकी हालत ऐसी है कि इनके कहने पर बैरिस्टर साहब हमको 3 मिनट की बात नहीं करते तो मैं उनको क्या हिसाब दिला सकूँगा। टिकट तो बहुत छोटी चीज़ है जी, मैं समझता हूँ आमदार बनना नहीं बनना वो किस्मत की बात है। ऐसे वैसे कैसे कैसे हो जाते और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो जाते उसकी बात मत कीजिए। बुढ़ी चोर भी, चिंदी चोर भी, कुछ भी हो जाते, टिकट की कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज्जत दी है, इंशाअल्लाह ताला मैं अपने विखाल को, अपनी इज्जत को। हे बघा, तुम्ही या पत्रामध्ये तिकडे सांगितलं की कशा कशा पद्धतीने तुम्हाला ओबीसी साहेबांनी भेट दिली नाही, एक प्रकारे अपमानित केलं। 10 वर्ष झालं तुम्ही मुस्लिम समाजासाठी, एमआयएम साठी काम करत होता, अशा पद्धतीने जे अवमानित केलं जातं मराठवाड्यातल्या मुस्लिम समाजाचा अपमान आहे ना। तुम्ही याचा प्रतिसाद निवडणुकीमध्ये पाहू शकता। आता मी तुम्हाला सांगतो, एमआयएमला जे मानणारा गट आहे तो आहे 18 to 30 इयर्स, ज्यांची वय 18 ते 30 वर्षापासून। मी एक ऑफिस उघडलेलं आहे मदनी चौकवर, छोटू चाऊस कंपाउंडवर। 100-150 ये नौजवान बच्चे आ गए भाई। मैं नवाबपुर में सिर्फ चाय पीने गया तो 150-200 बच्चे जमा हो गए। होटल में गए तो होटल की चाय ख़त्म हो गई। अभी मेरे पास मुस्तकिल फ़ोन है, मैं दिल्ली में गया था, अब चूँकि अपने को सियासी तौर पे कुछ चीज़ें तय करना है नहीं था, आज सुबह की फ्लाइट से वापस आया तो बड़ा ये बच्चों के इतने फ़ोन हैं। अच्छा वो सब जानते, देखो इमोशनली एक स्टेज तक आप उनको अपने साथ में ले जा सकते हैं, मगर मेरा ऐसा मानना है कि आज के जो नौजवान हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ गए हैं और वो बड़ा गट अपने साथ में खड़ा हुआ है। उन्होंने यहाँ तक कहा, भाई सुनो, तुम अपक्ष खड़ो, कोई भी पार्टी से खड़ो, हम तुम्हारा साथ दें। वंचित सोबत युती उठण्याचं कारण नेमकं थोडं सविस्तर सांगा। पहला पत्र इम्तियाज जलील जो लिखा था प्रकाश अंबेडकर को, उसकी कॉपी मेरे पास है। काय होतं त्या पत्रात? 1 मिनट में बात कंप्लीट करता हूँ। वो वंचित की पहली मीटिंग असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ में कुछ 25-26 जून 2019 को उनके बंगले पर दिल्ली में हुई। मैं, इम्तियाज जलील, प्रकाश अंबेडकर, असद साहब 4 ही आदमी थे। उन्होंने कहा सीटों के बारे में इम्तियाज जलील खत लिखेंगे। प्रकाश अंबेडकर का जो मुकाम है हमारे मेरे दिल में, मैं उनको आज भी बहुत बड़ा नेता, बहुत बड़ा मानता हूँ।
एक तो प्रकाश अंबेडकर साहब बाबा साहब के नातू है और वैचारिक तौर पे बहुत मैच्योर आदमी है। अब चूंकि उस दिन तय पाया था तो इम्तियाज ने जो खत लिखा, चुन के आने तक तो बोलता था प्रकाश साहब मैं आपका हाथ पकड़ के जाऊंगा। प्रकाश अंबेडकर हमारे नेता है। प्रकाश अंबेडकर की वजह से 1,50,000 वोट मिले। लिखता उन्हें डियर प्रकाश अंबेडकर, पहला एड्रेस डियर प्रकाश। मैंने मुझसे बोले हाउ ही इज एड्रेसिंग टू मी। और पहले ही खत में कहा कि हमको 125 सीट होना चाहिए। बड़ा प्रकाश भाई से जिस तरह से ट्रीटमेंट किया गया, क्या होता है आदमी को जब आप बहुत बड़ा भाई आप गोद में उठा ले रहे हैं। इम्तियाज जलील साहब उनकी तारीफ में, और जैसे ही अपना काम निकल गया तुम कौन मैं कौन। आप देखो ना 19 से 24 तक कभी इम्तियाज जलील ने अपनी स्पीच में कहा कि वंचित का मेरे पे एहसान है, वंचित वजह से मैं मेरा पालन बना। बताओ एक स्पीच, बताओ ना एक स्पीच तो भी। यानी एहसान फरामोश है। मगर इतनी बात है जहाँ पॉलिटिकल जरूरत पड़ती ना बराबर जाके घुटने टेकता पाँव पड़ता। देखो मराठा रिजर्वेशन के बारे में मराठा क्रांति मोर्चा निकला था और कई मोर्चे निकले थे। ये मेंबर ऑफ असेंबली था, इसने पार्लियामेंट में भाषण किया था। मराठा क्रांति मोर्चे में जो मोर्चे चलाने वाले लोग हैं वहाँ फॉर्चूनर गाड़ी है, वहाँ लैंड क्रूजर है, इनको क्या रिजर्वेशन की ज़रूरत है। असेंबली का भाषण देख लो जी। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया था कि मराठों को रिजर्वेशन नहीं मिलता। अब आज जगंगे पाटिल के पास जाके पाँव पड़ गया है। जगंगे पाटिल साहब बहुत अच्छे इंसान है, उनको तमाम चीज़ें समझती है। तो ये है हमारे इम्तियाज जलील का स्टाइल। गफ्फार खारगी के बगैर पार्लियामेंट की कोई सभा कंप्लीट नहीं हुई। मुझे भी भाषण करना पड़ता था, सीने पे पत्थर रखकर मैंने इसकी तारीफ में भाषण किया। तो प्रकाश अंबेडकर की जो वंचित की आप बात कर रहे हैं ना, उसका जिम्मेदार इम्तियाज जलील है। सर मेरा एक सवाल ऐसा है कि जब 21 तारीख को आप हैदराबाद गए थे तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि आप मुझे जो तो टिकट नहीं मिलने वाला, लेकिन उसके बाद में आपने 1 महीना क्यों लिया? आज 21 अक्टूबर है। देखो भाई, सियासी तौर पर मैं अकेला नहीं हूँ। ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं ना, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने नहीं बताया था, मगर सब जमा हो गए। मेरा फ़ोन कॉल ऐसा है कि मैं कल रात में 1 मिनट भी नहीं सो पाया। मैं 2 बजे तक 2 बजे सोया, 4:30 बजे उठा। तो आप ये समझ लीजिए कि मुझे कोई भी सियासी फैसला करना है तो मैं अपने साथियों पर भरोसा करूँ। इन्हीं साथियों ने मुझे आईजे टीम है, आईजे टीम की मुखालफत के बावजूद 80,000 वोट दिए थे। तो मैं इनका मखबूस हूँ और कोई भी फैसला करने के लिए सबका जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मशवरा करना ज़रूरी था। नतीजे हो चुके हैं और दूसरे भी जो रास्ते थे वो भी तय हो चुके हैं और हमने पार्टी के जिम्मेदारों को थोड़ा वक्त दिया ताकि कुछ फैसला कर सके, मगर नहीं हुआ, इसलिए हमको स्टेज पे आना पड़ा। अब आप मुंबई प्रेसिडेंट ने भी इस्तीफा दिया, अभी आप महाराष्ट्र प्रेसिडेंट इस्तीफा दे रहे, कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडरशिप खत्म करने का ये काम है। देखिए, बॉम्बे का तो बहुत खास मामला है। बच्चे ने बहुत अच्छी सवाल बोला। इम्तियाज जलील साहब ने कहा एक आदमी 2 पोस्ट पे नहीं रह सकता, बॉम्बे का प्रेसिडेंट मैं नहीं रह सकता। अभी तू क्या था, अभी क्या है, तो देना पोस्ट इस्तीफा। दूसरी बात, जिसको प्रेसिडेंट बना उसको टिकट भी दे दे, क्या लॉजिक है भाई। कहीं ना कहीं वजन और कहीं ना कहीं फडणवीस साहब का फोन, फडणवीस साहब की रहनुमाई में पार्टी चलाई जा रही है। देखो फैयाज खान पे क्या था, आप या तो प्रेसिडेंट रहो या तो आमदार का चुनाव हो। फैयाज ने दोनों भी छोड़ के चले गया। उसके बाद रईस लश्करी को बनाया अध्यक्ष और उसका टिकट औरंगाबाद में साहब ने डिक्लेयर भी कर दी। पार्टी सुप्रीमो है,
और इम्तियाज़ जलील की चलती है। इम्तियाज़ जलील पोस्ट पे नहीं है, फिर जो कानून फयाज को अहमद खान को था वही कानून इम्तियाज़ जलील को होना चाहिए। बहुत सही बात है आप, बहुत सही। ये नांदेड़ से जमात मधले जे जुने कार्यकर्ते आहेत ते एक बाजूला चालले, आपल्या इकडचे जे पुलिस सर होते आम्हाला चालले नहीं सर, मैं समझ फिर से बोल। जमातचे जे जुने कार्यकर्ते आहेत, इथले जे मेंबर आहेत ते सर्व सोडून चालले, जमातचं भवितव्य काय राहिले? अब भविष्य तो समझ में आ जाएगा। पहली बात तो जो सोशल इंजीनियरिंग है जो 2019 में हमने की थी उसको नकार दिया। भविष्य ये है कि 2024 के पार्लियामेंट चुनाव तक इम्तियाज़ जलील ने कभी मुसलमान की बात नहीं करी। आदर्श की टोपी, वो आदर्श के वास्ते वो बचाना कोशिश में रहे। मैं जैसी पार्लियामेंट इंतखाब हार गए, अब मुसलमानों की बात भी होगी, मुसलमानों का काम भी होगा। अब देखो ना, पैगंबर साहब की शान में जो गुस्ताखी हुई उसके वास्ते एक बड़ा रैली लेके जो पूरे भारत की न्यूज़ बनी, और उससे 2 दिन पहले संजय सिरसाट जो एकनाथ शिंदे की पार्टी का है, वो संजय सिरसाट जिसने कहा रामगिरी महाराज का बाल भी बिका नहीं।